हेलो फ्रेंड्स, हम कक्षा 12 की मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की सीरीज कर रहे हैं और कल हमने चलवासी पशुचारण देखा था और वाणिज्य पशुधन पालन देखा था। आज हम शुरू करेंगे कृषि। अब देखिए कृषि क्या है। यह मानव के द्वारा की जाने वाली प्राथमिक क्रिया है और इसी के द्वारा हमारे लिए खाद्यान्न उत्पन्न होता है। ठीक है। और कृषि को करने के लिए जो अनिवार्य तत्व हैं, जलवायु, मृदा और स्थलाकृति, अनुकूल यानी कि अनुकूल परिस्थिति। तो ये सभी चीजें क्या है, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में महत्वपूर्ण योगदान देती है। और जिस भूमि पर हम कृषि करते हैं उसे कृषिगत भूमि कहा जाता है। अब देखो, कृषि विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं एवं इसी प्रभाव के कारण विभिन्न कृषि प्रणालियां देखी गई हैं। कृषि विभिन्न प्रकार के फसलों का बोया जाना तथा पशुपालन और विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित होती है। अब देखो निर्वाह कृषि क्या है। इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाली स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग उपयोग करते हैं। इसको दो भागों में, एक है आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह, इसको स्थानांतरणशील कृषि भी कहा जाता है कि जैसे कि एक समूह या समुदाय है, उसने एक क्षेत्र को साफ किया और उसकी ऊपरी परत को, जो वहां पर छोटी छोटी वनस्पतियां उगी हुई हैं, उसको जला दिया और जलाने के बाद उस मिट्टी को या उस क्षेत्र को उपजाऊ बना लिया और वहां पर खेती करनी शुरू कर दी। लेकिन यह खेती सिर्फ 4-5 सालों के लिए होती है। उसके बाद जैसे जैसे मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होने लगती है तो वो फिर उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर इसी तरीके से खेती करने लगते हैं। ठीक है। जैसे कि इसमें बताया है कि इन क्षेत्रों की वनस्पतियों को जला दिया जाता है एवं जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती है। इस प्रकार स्थानांतरणशील कृषि कर्तन एवं दहन कृषि भी कहलाती है। इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं एवं खेती भी पुराने औजार जैसे लकड़ी, कुदाली एवं फावड़े द्वारा की जाती है। कुछ समय पश्चात 3 से 5 वर्ष जब मिट्टी की उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तब कृषक नए क्षेत्र में वन जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करते हैं। कुछ समय पश्चात कृषक वापस पहले वाले कृषि क्षेत्र पर कृषि कार्य करने आ जाते हैं। इस कृषि कार्य में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरता कम होती जाती है, जिसे झूम चक्र या आग लगाकर कृषि क्षेत्र तैयार करना छोटा होता जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्या? उत्तर पूर्वी राज्यों में से झूमिंग कृषि कहते हैं, मध्य अमेरिका में मैक्सिको में मिल्पा और मलेशिया इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। ठीक है। जैसे हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में से क्या कहा जाता है, झूमिंग कृषि। ठीक है। स्थानांतरणशील कृषि को झूमिंग कृषि। अब गहन निर्वाह कृषि को भी 2 टाइप है। गहन निर्वाह कृषि यानी कि मानसून एशिया के घने बसे देशों में की गई कृषि। गहन निर्वाह कृषि के 2 प्रकार है, चावल प्रधान गहन कृषि और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। अगर इसमें बात करें कि निर्वाह कृषि क्या है, तो जो निर्वाह कृषि में कृषक परिवार सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए निर्वाह कृषि करता है और इसमें जो एक परिवार के द्वारा, जैसे कि एक छोटा खेत है उसके पास, तो उसके द्वारा जो उसमें फसल का उत्पादन किया जा रहा है तो वो सिर्फ उस पैदावार को अपने उपभोग के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो उसका इतने बड़े लेवल पर उत्पादन नहीं करता कि उसको मार्केट में भी वो सेल कर सके, क्योंकि उसमें एक कृषक का संपूर्ण परिवार लगा होता है। इस तरह की कृषि की जाती है। ठीक है। फिर है गहन निर्वाह कृषि। इसमें क्या होता है गहन निर्वाह कृषि, इसमें किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। ठीक है। और चावल मुख्य फसल होती है और अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और इसमें तिलहन भी शामिल होते हैं। और गहन निर्वाह कृषि जो है वो दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसून प्रदेशों में प्रचलित है और अधिक धूप वाले दिनों में से युक्त जलवायु और उर्वरक मृदा वाले खेत में एक वर्ष में 1 से अधिक फसलें इसमें उगाई जा सकती है। ये हमारे गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि कृषि मानसून एशिया अनेक भागों में उच्चावत जलवायु, मृदा तथा भौगोलिक कारकों में भिन्नता के कारण धान की फसल उगाना प्राय संभव नहीं है। अतः इसमें उत्तरी चीन, मंचूरिया, कोरिया, उत्तरी जापान में गेहूं, सोयाबीन, जौ, सोरपम बोया जाता है और सिंध गंगा के मैदान में गेहूं एवं दक्षिण में पश्चिम शुष्क प्रदेश में ज्वार, बाजरा मुख्य रूप से इसमें उगाया जाता है। इस कृषि की अधिकतर विशेषताएं वो ही हैं जो चावल प्रधान कृषि की है, केवल अंतर यह है कि इसमें सिंचाई की जाती है। अब आगे बात करते हैं रोपण कृषि की। तो यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों का उपनिवेशीकरण किया तथा कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत की, जैसे कि रोपण कृषि जो वृहद स्तरीय लाभोन्मुख उत्पादन प्रणाली है। यूरोपीय उपनिवेशों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले और अनानास की
पौधे लगाएं। इस कृषि की मुख्य विशेषता है कि इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। इसमें अधिकांश पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन और तकनीकी आधार पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर संकेंद्रण किया जाता है। श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं एवं यातायात विकसित होता है, जिसके द्वारा बागान एवं बाजार सुचारू रूप से जुड़ जाते हैं। फ्रांस वासियों ने पश्चिम अफ्रीका में कॉफी एवं कोकोआ की पौधे लगाई और ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं लंका में चाय के बाग लगाए। मलेशिया में रबड़ के बाग एवं पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना एवं केले के बाग विकसित किए गए। स्पेन एवं अमेरिका वासियों ने फिलीपाइंस में नारियल व गन्ने के बाग लगाए। इंडोनेशिया में एक समय गन्ने की कृषि में होलैंड वासी यानी डचों का एक अधिकार था। ब्राजील में अभी भी कुछ कॉफी के बागान, जिन्हें फेजेंडा, ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है, फेजेंडा, यूरोप वासियों के नियंत्रण में थे। वर्तमान में अधिकतर बागानों का स्वामित्व देशों की सरकारों तथा नागरिकों के नियंत्रण में था। अब विस्तृत वाणिज्य या अनाज कृषि। मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसका मुख्य फसल गेहूं है, यद्यपि अन्य फसलों जैसे कि मक्का, जौ, राई एवं जई भी बोई जाती है। इस कृषि में खेतों के आकार बहुत बड़ा होता है। खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है, परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। ठीक है। इस प्रकार की कृषि का क्षेत्र यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास और दक्षिणी अफ्रीका के वेल्डस और ऑस्ट्रेलिया के डाउन साउथ न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान में पाए जाते हैं। कभी कभी मिलाने के लिए आ जाते हैं कि स्टेपीज कहाँ पाए जाएंगे और प्रेरीज मैदान कहाँ पर है, पंपास कहाँ पर है ना, तो देख लेना एक बार। फिर बात करते हैं मिश्रित कृषि की। मिश्रित कृषि क्या है, अब इसको हम देखेंगे कल की वीडियो में। मिश्रित कृषि को मिश्रित कृषि क्या है? इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। उदाहरण स्वरूप उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग, दक्षिणी महाद्वीप के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में इसका विस्तार है। यानी मिश्रित कृषि क्या है, यानी कि जब हम खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं तो हमारी वो मिश्रित कृषि में, यानी कि डेयरी उद्योग भी करते हैं तो वो हमारी मिश्रित कृषि की श्रेणी में आता है। ठीक है। इसमें बोई जाने वाली फसलें गेहूं, जौ, राई, मक्का, चारे फसल में कंदमूल प्रमुख है। चारे की फसलें मिश्रित कृषि के मुख्य घटक है। फसल उत्पादन, पशुपालन दोनों का समान महत्व दिया जाता है। समझ में आया? फसल उत्पादन, पशुपालन दोनों का इसमें समान महत्व दिया जाता है। फसलों के साथ साथ पशुओं जैसे मवेशी, भेड़, सुअर, कुकुर आय के मुख्य स्रोत है। शस्यावर्तन एवं अंत फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में भी, शस्यावर्तन का मतलब है कि फसल को अदल बदल के बो देना, तो फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। विकसित कृषि यंत्र, इमारतों, रासायनिक एवं वनस्पति खाद के गहन उपयोग आदि पर अधिक पूंजी व्यय के साथ ही कृषकों की कुशलता और मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता, जैसे कि डेयरी उद्योग है, इसमें पशुपालन होता है, पशुओं के लिए छप्पर, घास संचित करने के भंडारण, दुग्ध उत्पादन में अधिक यंत्रों का प्रयोग के लिए पूंजी भी अधिक चाहिए। पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन, पशु चिकित्सक पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है। पशुओं के चराने, दूध निकालने आदि कार्यों के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि फसलों की तरह इनमें कोई अंतराल नहीं होता जिससे श्रम की आवश्यकता न हो। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र ताजा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं। वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधन, प्रशीतकों का उपयोग, पाश्चुरीकरण की सुविधा के साथ, क्योंकि जो हमारा अमूल का दूध होता है ना, वो भी पाश्चुरीकरण दूध होता है, सुविधा के कारण विभिन्न डेयरी उत्पादकों को अधिक समय तक रखा जा सकता है। वाणिज्य डेयरी कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तरी पश्चिमी यूरोप का है, दूसरा कनाडा है, तीसरा क्षेत्र न्यूजीलैंड और दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का एवं तस्मानिया है। अब आगे है हमारी भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसका विस्तार भूमध्य सागर के समीप क्षेत्रवर्ती यानी दक्षिण पूर्वी से उत्तरी अफ्रीका के ट्यूनीशिया के अटलांटिक तट तक फैला है। दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी भाग में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में दक्षिण पश्चिम भाग में है। खट्टे फलों की आपूर्ति यहाँ करने में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। जो मैंने आपको बताया था कल, ग्रीनविच रेखा या भूमध्य रेखा है ना, वहां पर बहुत ज्यादा उमस के कारण वो क्षेत्र इस तरीके का होता है कि वहां पर अधिकतर हमें खट्टे फल मिलते हैं। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। इस क्षेत्र में कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूर से उच्च गुणवत्ता वाले मदिरा का उत्पादन किया जाता है। निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर उनका मुनक्का किस्मिस बनाई जाती है। अंजीर एवं जैतून भी यहाँ उत्पादन किया जाता है। शीत ऋतु में जब यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है, तब इस क्षेत्र से ही पूर्ति की जाती है। ठीक है। बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि। इस प्रकार की कृषि अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जियां, फल,
पुष्प लगाए जाते हैं जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में होती है। इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है। खेत अच्छे यातायात साधनों के द्वारा नगरीय केंद्रों जहां ऊंची आय वाले उपभोक्ता रहते हैं, इसमें गहन श्रम एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त सिंचाई, उर्वरक, अच्छे किस्म के बीज, कीटनाशी और गृह एवं शीत क्षेत्रों में कृत्रिम ताप का भी इसमें कृषि में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि उत्तरी पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक विकसित है, जहां औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। यहाँ से बागवानी फसल, विशेषतः ट्यूलिप एक प्रकार का फूल है, पूरे यूरोप के प्रमुख शहरों में भेजा जाता है। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं, वहां इसको ट्रक कृषि का नाम दिया जाता है। ट्रक फार्म एवं बाजार में के मध्य की दूरी को एक ट्रक रात भर में तय करता है और उसी के आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि रखा गया है। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि के अलावा कारखाना कृषि भी की जाती है। इसमें पशुधन पाला जाता है, जिसमें विशेषतः गाय, बैल एवं कुकुर होते हैं। इनमें बाड़ों पर कारखानों में तैयार बने बनाए भोजन पर रखा जाता है एवं उनकी बीमारियों का भी ध्यान रखा जाता है। इसमें भवन निर्माण, यंत्र खरीदने, प्रकाश एवं ताप की व्यवस्था करने और पशु चिकित्सक के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। अच्छी नस्ल का चुनाव और प्रजनन की वैज्ञानिक विधियां कुकुर का पशुपालन का महत्वपूर्ण लक्षण है। कृषि करने एवं संगठन के आधार पर कृषि के प्रकारों का वर्गीकरण किया जा सकता है। कृषि संगठन कृषि का खेतों पर अपना एकाधिकार, उस पर सरकारी नीतियों का कृषि में सहायक होती है, ये प्रभावित होता है। अब है हमारी सहकारी कृषि। जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करते हैं, तो उसे सहकारी कृषि कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत फार्म अक्षुण्य रहते हुए सहकारी रूप से कृषि की जाती है। सहकारी संस्था कृषकों को सभी रूप से सहायता करती है। यह सहायता कृषि कार्य में आने वाली सभी चीजों को खरीद करने, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने एवं सस्ती दरों पर प्रसंस्कृत साधनों को जुटाने के लिए होती है। सहकारी आंदोलन एक शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ था एवं पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एवं इटली में यह सफलतापूर्वक चला। सबसे अधिक सफलता इसे डेनमार्क में मिली, जहां प्रत्येक कृषक इसका सदस्य है। डेनमार्क में यह आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा, जहां व्यवहारिक रूप से प्रत्येक कृषक इस आंदोलन का सदस्य था। सामूहिक कृषि। इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं संपूर्ण श्रम पर आधारित होता है। कृषि का एक प्रकार पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था, जहां कृषि की दशा सुधारने, उत्पादन में वृद्धि व आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई। इस प्रकार की सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलखाहोस का नाम दिया गया। सभी कृषक अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन, श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते हैं। ये अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने पास अपने अधिकार में भी रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे खनन। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? मिश्रित कृषि पढ़ी है कि इसमें किस तरीके से पशुधन को और खाद्यान्न फसलों को एक साथ रखा जाता है। रोपण कृषि पढ़ी, यानी कि जो वाणिज्यिक कृषि होती है वो रोपण कृषि में आती है, जैसे काजू, कहवा, चाय, रबड़, केला। वाणिज्यिक कृषि पढ़ी हमने। वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत हमने रोपण कृषि को रखा है ना, रोपण कृषि को हमने वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत रखा। और हमने स्थानांतरित कृषि पढ़ी अमेजन बेसिन में, या फिर जिसमें कि एक वर्ग समूह या समुदाय एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह जाकर फिर खेती करता है, उसको मिट्टी को पुनः उपजाऊ बनाता है, वहाँ की जो घास होती है उसको जलाकर पुनः वहाँ पर खेती करना शुरू करता है, और जब उसकी धीरे धीरे उपजाऊता खत्म होने लगती है, फिर उस क्षेत्र को छोड़कर फिर दूसरी जगह खेती करना शुरू कर देता है। तो आज हमने ये पढ़ा और नेक्स्ट चैप्टर में फिर हम खनन देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।